कभी ये सोचा है कि कुछ लोग जो इतने ज़हीन भी नहीं होते, वो आसानी से दौलतमंद कैसे हो जाते हैं, जबकि कुछ बहुत ही काबिल लोग सारी ज़िंदगी जदोजहद करते रहते हैं? हम अक्सर ये समझते हैं कि पैसे का खेल सारा का सारा रियाजी, फार्मूलों और स्प्रेडशीट का है, लेकिन अगर असल कहानी कुछ और हो तो? अगर पैसे का ताल्लुक आदाद-ओ-शुमार से कम और हमारे अपने रवैयों और जज्बात से ज़्यादा हो तो? आइए मिलकर इस दिलचस्प मौजू की गहराई में उतरते हैं। पैसा कुछ लोगों के पास ये होता है, कुछ के पास नहीं उतरा, और ज्यादातर लोग वो तो बस अब भी उसके पीछे भाग रहे हैं। असल माली फैसले कैलकुलेटर से दूर खाने की मेज़ों पर किए जाते हैं, जहां हमारी अना, हमारा फ़ख्र, खौफ और हमारी ज़ाती तारीख सब कुछ शामिल होता है। ज़रा खुद सोचिए, आखिरी बार जब कोई बड़ा माली फैसला किया था, तो क्या वो खालिस्तन हिसाब किताब पर मबनी था, या उसमें जज्बात का भी कोई अमल दखल था? मॉर्गन हाउसल का यही तो बुनियादी नज़रिया है कि पैसे का खेल आदात का नहीं, बल्कि नफ्सियात का है। हम सब समझते हैं कि पैसा रियाजी का खेल है, लेकिन क्या हो अगर ये सोची गलत हो? यही वो सवाल है जो इस पूरी बहस की बुनियाद है। तो आइए सबसे पहले इस बुनियादी तसव्वुर से शुरू करते हैं, हमारा मालियाती डीएनए, यानी ये समझना कि पैसे के मामले में कोई भी पागल क्यों नहीं होता। जरा इस स्लाइड पर एक नज़र डालें। एक तरफ वो शख्स है जो 1950 में पैदा हुआ, जिसने अपनी जवानी में स्टॉक मार्केट को बिल्कुल साकिन देखा, तो जाहिर है उसका नज़रिया मनफी ही बना। दूसरी तरफ वो है जो 1970 में पैदा हुआ, जिसने उसी उम्र में मार्केट को 10 गुना बढ़ते देखा, तो उसका नज़रिया बहुत मुस्बत बना। बिल्कुल इसी तरह जिसने 2008 के माली बहरान में अपनी सारी जमा पूंजी खो दी, वो शायद हमेशा स्टॉक मार्केट से डरेगा, जबकि जिसने इसके बाद की तेजी देखी वो ज़्यादा पुरुम्मीद होगा। अब मज़े की बात यह है कि दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि उनके फैसले उनके ज़ाती तजुर्बात पर मबनी हैं। और यही बात इस नुक्ते को बिल्कुल वाज़े कर देती है। लोग पैसे के साथ कुछ अजीब हरकतें करते हैं, लेकिन कोई भी पागल नहीं है। हर शख्स का फैसला, चाहे वो दूसरों को कितना ही गैर मकूल क्यों न लगे, उसकी अपनी कहानी और तजर्बे के मुताबिक बिल्कुल मंतकी होता है। अच्छा, अब बात करते हैं उन नादीदा कुव्वतों की जो हमारी माली कामयाबी पर बहुत गहरा असर डालती हैं, यानी वक्त, किस्मत और खतरा। वॉरेन बफेट की मिसाल को ही ले लें। उनकी 84.5 बिलियन डॉलर की दौलत में से पता है कितना? 81.5 बिलियन डॉलर तो उनके 60 साल के होने के बाद आए। इस चार्ट पर गौर करें। अगर उन्होंने 30 साल की उम्र में सरमायाकारी शुरू की होती, तो आज उनकी दौलत सिर्फ 11.9 मिलियन डॉलर होती। ये है कंपाउंडिंग की ताकत। ये बिल्कुल एक बर्फ के गोले की तरह है, जो पहाड़ से नीचे लुढ़कते हुए बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जाता है। तो असल बात क्या है? बफेट की महारत बिलाशुबह सरमायाकारी है, लेकिन उनका असल राज वो है वक्त। तवील अरसे तक मैदान में डटे रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। अब एक और हैरान कर देने वाली मिसाल देखें। जिम साइमंस नामी एक सरमायाकार ने बफेट से कहीं ज्यादा रिटर्न हासिल किया, तकरीबन 66% सालाना, लेकिन उन्होंने काफी देर से शुरुआत की थी। अगर उन्हें बफेट जितना ही वक्त मिलता, तो आज उनकी दौलत इस नाकाबिले यकीन अदद के बराबर होती, 63 क्वाड्रिलियन 900 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा। ये है वक्त की अहमियत। किस्मत और खतरा, यानी लक और रिस्क, दरअसल एक ही सिक्के के दो रुख हैं। 1968 में बिल गेट्स को एक ऐसे कंप्यूटर तक रसाई मिली जो उस वक्त बहुत नायाब था। ये 10 लाख में एक मौका था। उसी स्कूल में उनके एक दोस्त थे, केंट एवंस, जो इतने ही बासलाहियत थे। एक पहाड़ पर चढ़ने के हादसे में उनकी जान चली गई। ये भी 10 लाख में एक का खतरा था। यह हमें याद दिलाता है कि कामयाबी सिर्फ मेहनत और जहानत का नतीजा नहीं होती, बाज़-औक़ात किस्मत भी एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। अच्छा, तो अब चलते हैं एक कामयाब सरमायाकार की ज़हनियत को समझने की तरफ। इसमें दो बड़े अहम तस्वुरात हैं। एक है टेल इवेंट्स और दूसरा है मार्केट की कीमत। अमेज़न को ही देख लें, उनकी इतनी बड़ी कामयाबी का ज़्यादातर हिस्सा सिर्फ दो चीज़ों से आया है, अमेज़न वेब सर्विसेज और प्राइम। बस यही है टेल इवेंट्स, वो नायाब वाक़यात जो आपकी सारी नाकामियों पर भारी पड़ जाते हैं। एक सरमायाकार के तौर पर इसका मतलब ये है कि आपकी ज़्यादातर सरमायाकारी शायद औसत नताइज देगी, लेकिन चंद बड़ी कामयाबियां आपके पूरे पोर्टफोलियो की तकदीर बदल सकती हैं। अमेज़न का फायर फ़ोन याद है? वो बुरी तरह नाकाम हुआ था। उसके बाद जेफ बेजोस ने कहा था, अगर आप इसे एक बड़ी नाकामी समझते हैं तो हम अभी इससे भी बड़ी नाकामियों पर काम कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा। वो ये जानते थे कि चंद बड़ी कामयाबियां हासिल करने के लिए बहुत सी नाकामियों को कबूल करना ही पड़ता है। देखें, मार्केट से मुनाफा मुफ्त में नहीं मिलता, इसकी एक कीमत होती है, और वो कीमत है गैर यकीनी सूरत हाल, उतार चढ़ाव और खौफ को बर्दाश्त करना। इसे जुर्माना समझने के बजाय इसे एक दाखिला फीस समझें।
तो अगली बार जब मार्केट गिरे तो घबराना नहीं है, इसे एक मौके के तौर पर देखें। ये वो कीमत है जो तवील मुद्दती मुनाफे के लिए अदा करनी पड़ती है। अब हम अपने इस तजिए के बिल्कुल आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं कि असल मकसद क्या है। अमीर होने और दौलतमंद होने में आखिर फ़र्क क्या है? अमीर होना मौजूदा आमदनी का नाम है। ये महंगी गाड़ियों और बड़े घरों में नजर आता है, ये दिखाई देता है। लेकिन दौलतमंद होना उन माली असासों का नाम है जो अभी खर्च नहीं हुए, यानी बचत और सरमायाकारी, और ये नजर नहीं आती। दौलत हमेशा पोशीदा होती है। और ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है जिसे समझना जरूरी है। दौलतमंद बनने का वाहिद तरीका यह है कि जो पैसा आपके पास है उसे खर्च ना किया जाए। दौलत दिखावे से नहीं बल्कि जब्त और बचत से बनती है। तो सवाल ये है कि पैसा जो सबसे बड़ा मुनाफा या डिविडेंड देता है वो आखिर है क्या? इसका जवाब है ये काबिलियत कि जो चाहो जब चाहो और जिसके साथ चाहो कर सको। पैसे की असल कदर अपने वक्त और अपनी जिंदगी पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना है। यही तो हकीकी आज़ादी है। और आखिर में ये एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये जानना मुमकिन है कि कब काफ़ी वाकई काफ़ी है? क्योंकि जब तक हम ये नहीं सीखते, मज़ीद की दौड़ कभी ख़त्म नहीं होती और हम शायद कभी भी हकीकी दौलत का एहसास नहीं कर पाएंगे।